प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं पर, कुछ उसके मुख्य बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की है। आज हम कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के कुछ अन्य विशेषताओं और उसकी समालोचना या उसके विभागों पर बात करेंगे। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद, एक बार फिर से मैं उसी बात पर जाता हूँ जहाँ से मैंने शुरू की थी। मुख्य तौर पर कॉम्ट ये मानते कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन की अपनी एक पद्धति तैयार होती है और उसके आधार पर वैज्ञानिक चिंतन और मनन किया जा सकता है, वैसे ही सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करने की एक वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण किया जाना संभव हो सकता है। और कॉम्ट ने यही प्रयास किया था। मुख्य रूप में अगर देखें तो कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं या उन घटनाओं के पीछे छुपे हुए कारणों का एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, जिसमें हम अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें जो उसमें पाई जाती हैं, उन सभी के माध्यम से न केवल उस सामाजिक घटना या उस सामाजिक समस्या या सामाजिक प्रक्रिया का कार्य कारण संबंधों का पता लगाती हैं, बल्कि उन नियमों का भी पता लगाते हैं जिनकी वजह से वो नियम, जिनकी वजह से वो सामाजिक क्रियाएं या सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं, और उसी आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करना संभव हो पाता है, जो सार्वभौमिक तौर पर सभी जगहों पर लागू किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की पांचवी विशेषता, जिसमें वो ये मानते हैं कि प्रत्यक्षवाद जो है एक मानवतावादी धर्म है। मानवतावादी धर्म, यहाँ पर मैं धर्म की बार बार व्याख्या आती है, और मुझे याद है कि अपने ही एक युवा साथी ने ये प्रश्न किया था कि सर, धर्म से दर्शन और फिर उसके आधार पर प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवाद के आधार विज्ञान, ये सब कैसे संभव हो पाता है। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ स्पष्ट कर दूँ। पहले जैसे मैंने कहा था कि जो डिवॉक्स महिला थी, उसका जो प्रभाव पड़ा था, लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ने के बावजूद भी कॉम्ट जो थे वो धर्म के आध्यात्मिक पहलू पर बात नहीं करते थे। कॉम्ट धर्म के मानवतावादी या नैतिकता के ऊपर बात करते थे। कॉम्ट का ये मानना था कि ये जो धर्म है, यह मानव के उस नैतिक उत्थान से संबंधित है जिससे कि समाज में एकता का स्वरूप बढ़ता है या समाज में लोगों का भला होता है, या सेवा की भावना जो है नैतिकता के आधार पर व्यक्ति करता है। तो इस रूप में कॉम्ट ये मानते थे कि धर्म जो है वो उस अलौकिक शक्ति या उससे अध्यात्म, उस सबसे वो नहीं मानते थे। उनका इतना ही मानना था कि धर्म का जो है अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण ही है, और विज्ञान भी चूंकि यही चाहता है, अतः ये जो है धर्म जो है वह मानवतावादी धर्म, जिसमें मानव के कल्याण की, समाज में सभी के कल्याण की जो कामना है, भाव जो है, उसको जागृत करने की बात प्रत्यक्षवाद करता है। तो प्रत्यक्षवाद एक विज्ञान है। विज्ञान का जो अंतिम जो सत्य है विज्ञान का भी, यही इंसान ने विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का विकास भी इसीलिए किया ताकि इंसान का या मानव का कल्याण हो, और धर्म का भी अंतिम उद्देश्य मानव का कल्याण ही है। तो विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के सहयोग हो गए। इसलिए आप देखिए, सातवां जो बिंदु है वो धर्म में विज्ञान के समन्वय की जब हम बात करेंगे, तो इस बिंदु को आप फिर से याद रखिएगा जो मैं अभी कह रहा हूँ कि धर्म और विज्ञान जो है एक दूसरे के विरोधी ना होकर। तो उन्होंने धर्म का मतलब जो लिया था वो लिया था नैतिक जो उत्थान जो होता है व्यक्ति का, धर्म की बातों के आधार पर, धर्म के नियमों के आधार पर, उसके ऊपर कॉम्ट जो है उस आधार पर उन्होंने मानवतावादी धर्म के विकास की बात प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत की थी। इसी प्रकार से ज्ञान से संबंध है। ज्ञान का मतलब है कि ऐसा ज्ञान जो अज्ञात नहीं हो, जो अप्रत्यक्ष नहीं हो।
कॉम्ट ये मानते थे कि हमें केवल सामाजिक घटनाओं के या सामाजिक प्रक्रियाओं के उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए जो कि हमारे सामने घटित होते हैं, जिनके कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जा सकता है, जिसके बारे में समझा जा सकता है। बाद में दुर्खिम ने इसी चीज़ को बढ़ाया था, इसी चीज़ को मैक्स वेबर ने भी बढ़ाया था। बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने इस बात को माना था। यानी कि एक मैंने कल उदाहरण भी दिया था, उससे पहले वाले कल का मतलब इससे पहले जो मैंने अभी जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने एक उदाहरण भी दिया था इसी टॉपिक पे, कि एक व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रहा है। वह भगवान की मूर्ति जिसको अब उसके ऊपर विश्वास है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सुन रहा है, वो उसकी भावनाओं को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, या वो उसकी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। कॉम्ट कहते हैं ऐसी चीज़ों का अध्ययन करना संभव नहीं है। लेकिन पंडित जब व्यक्ति को कहता है कि आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, ये कीजिए, कॉम्ट कहते हैं इन चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं क्योंकि ये सामने घटनाक्रम घटित हो रहा है। ये कॉम्ट के उदाहरण नहीं है, तो मैक्स वेबर की उदाहरण थे। लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए आपको उदाहरण समझाने के लिए कहा है कि ये जो उदाहरण है इसके आधार पर समझ लें कि जो घटना प्रत्यक्ष तौर पर जिसका अध्ययन किया जा सकता है, केवल उसके संदर्भ में ही प्रत्यक्षवाद बात करता है, जिसको हम सचेत रूप से देख सकते हैं, जिसको हम सचेत रूप से जिसका अध्ययन कर सकते हैं। कॉम्ट केवल उसी की बात करता है, वो अप्रत्यक्षता या अज्ञात के बारे में बात नहीं करते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद उन नियमों की खोज की जाती है जो घटनाओं के संचालन से संबंधित होती है और जिनको समझा जा सकता है। अब आते हैं हम इसके अंतिम बिंदु, जिसके ऊपर मैंने पहले भी अभी 5 बिंदु में ही बात कर ली थी कि धर्म और विज्ञान का समन्वय है। क्योंकि कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है वो धर्म किसको मानता है, वो आध्यात्मिक शक्ति को नहीं मानता है। वो कहता है, कॉम्ट ये मानते हैं कि धर्म जो है वह व्यक्ति को नैतिक व्यक्ति में एक नैतिक उत्थान करता है, नैतिकता उसकी बढ़ाता है, और इस नैतिकता से बढ़ने के फलस्वरूप धर्म के फलस्वरूप मानव का कल्याण होता है, और विज्ञान भी है जो मानव के कल्याण के लिए ही बना है। इस प्रकार कॉम्ट विज्ञान को भी साध्य नहीं मानकर साधन मानते हैं, जो कि अध्ययन और प्रगति का एक साधन मानते हैं, और धर्म भी एक प्रकार का साधन है, साध्य नहीं है। इसलिए अगर आपने समाजशास्त्र ही पढ़ा है तो ये बात कॉम्ट ही नहीं, आप देखिए उसमें भी आया था, अपने फर्स्ट ईयर में जब हमने पढ़ा था उसको पुरुषार्थ को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष यहाँ पर साधन भी है और साध्य भी है, लेकिन यहाँ पर विज्ञान एक साध्य नहीं है बल्कि साधन है, जिसके माध्यम से अधिक व्यक्तियों का कल्याण हो सकता है। एटम बम और इन सब चीज़ों का जो निर्माण किया गया था, परमाणु शक्ति का जो निर्माण किया गया था, वो मानव के भले के लिए किया गया था। इसलिए उसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार, उसके आधार पर नोबेल पुरस्कार माना जाता है, जिसने डायनामाइट का या इसका खोज की थी। उसने उसको मानव कल्याण के लिए खोज की थी, मानव को मारने के लिए, उसकी नुकसान के लिए खोज नहीं की थी। लेकिन कालांतर में उसका स्वरूप बदल गया, लोगों ने उसका गलत स्वरूप प्रयोग करना शुरू कर दिया, वो एक अलग बात है। तो इस प्रकार से धर्म और विज्ञान के बीच में सुंदर समन्वय की जो बात है वो कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के कुछ प्रमुख विभागों की। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं बीच में ऐसे ही आपको समझाना चाहता हूँ इन शॉर्ट। बहुत ज़्यादा इस पर शायद प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है इसको ऐसा नहीं रहे कि हमने उसको किया नहीं, इसलिए उसको भी हम समझ लें। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के 3 प्रमुख विभागों का उल्लेख किया है: विज्ञानों का दर्शन, वैज्ञानिक धर्म एवं नीति, और प्रत्यक्षवादी राजनीति। अब ये मूल रूप से था क्या कि कॉम्ट ने जिस विचारधारा, जिस अध्ययन पद्धति का निर्माण किया था, उसमें किस रूप में, किस प्रकार से अलग अलग रूपों में वो काम करेगा, उसके समझाने का काम जो है कॉम्ट ने यहाँ पर करने का प्रयास किया था। इसके अंतर्गत जो विज्ञानों का दर्शन है, सबसे पहले उसमें प्रत्यक्षवादी जो है वो ये मानकर चलते थे कि मनुष्य जो है अपने स्वयं के भाग्य का निर्माता है, और वो जो है वो इससे अपने खुद का कल्याण कर सकता है। वो कोई इस तरह की चीज़ें जो पहले के जो बारे में जो पहले जो सोच थी कॉम्ट से पहले की, उस सोच को निराधार मानकर उसका खंडन करके कॉम्ट जो है ये मानते थे कि प्रत्यक्षवाद जो है वो मानव मात्र के कल्याण और समाज सुधार हेतु जो है मानवीय प्रयत्न या परिश्रम के प्रति जागरूक करने का संदेश जो है देता है, या मानव को आगे बढ़ाने का एक काम, और मानव इसके लिए खुद अपने सक्षम है
अपने आगे बढ़ सकता है। और इस दर्शन के अंतर्गत कुछ विषयों की भी बात की गई थी, जैसे गणित शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, भौतिक, रसायन, प्राणी समाजशास्त्र और नीति शास्त्र वगैरह जो है वो विज्ञानों के दर्शन के अंतर्गत, यानी कि समाजशास्त्र को भी आप ये समझ लीजिए कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र के समकक्ष ही कॉम्ट ने माना था। तो इसको इस रूप में समझा जाना चाहिए। और वैज्ञानिक धर्म एवं नीति, यानी कि वही मानवता धर्म की बात आती है। उन्होंने कहीं पर भी दैवीय या अलौकिक सत्ता से इस बात नहीं की। तो वो कहते हैं कि भाई जो प्रत्यक्षवादी है, धर्म के नैतिक नियमों का समावेश उसमें होगा, परमात्मा या दूसरों की सेवा के लिए वो अधिक से अधिक योग्य बनने के लिए शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक शक्तियों के विकास करने पर बल दिया है। और तीसरा प्रत्यक्षवादी राजनीति, यानी कि ये उनकी सोच थी कि इस प्रकार से प्रत्यक्षवाद जो है समाज में सुधार लाएगा, समाज में लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाएगा। समाजशास्त्र भी उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं को समझ पाएगा, जैसे गणित शास्त्र या खगोल शास्त्र या भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र इत्यादि समझ पाते हैं, उसी रूप में वो भी उसका अध्ययन करेगा। और इन अध्ययनों के माध्यम से, प्रत्यक्षवाद के माध्यम से जो रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट के माध्यम से जो निष्कर्ष या सिद्धांत बनेंगे, उससे मानव कल्याण के लिए हम बेहतर काम कर पाएंगे, बेहतर समाज की स्थापना कर पाएंगे, जो मुख्य रूप से कॉम्ट की विचारधारा थी। और कॉम्ट ने उस वक्त के तात्कालिक समाजों की, यूरोपियन समाजों में, विशेष तौर पर पश्चिमी समाजों में जो अव्यवस्था बढ़ गई थी, उस अव्यवस्था को सुधारने के लिए समाजशास्त्र, क्योंकि उस वक्त के तात्कालिक विषय को, परिस्थितियों को समझने के लिए कोई विषय नहीं था, उसीलिए कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में वहाँ पर रखा। उससे पहले वरना समाजशास्त्र पढ़ाई जा रहा था, अलग अलग सामाजिक घटनाओं का अध्ययन तो अलग रूपों में किया ही जा रहा था। तो कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक ऐसे विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जो कि उस वक्त के तात्कालिक समाज को बदले, उसकी समस्याओं को हल करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। और उस वक्त के जो जितने भी यूरोप के जो राष्ट्र थे, वो आपस में युद्ध की उस श्रेणी की तरफ न जाकर आपस में एक मित्र राष्ट्र, एक संघ की स्थापना कर ले और शांति की स्थापना हो, और समाज जो है वो आगे की ओर मानवता कल्याण के साथ में, मानवता धर्म के साथ में आगे की ओर बढ़े। इस रूप में कॉम्ट ने समाज शास्त्र को रखने का प्रयास किया और इस प्रकार से उनका एक प्रत्यक्षवाद की उन्होंने बात की थी। हालांकि अगर हम रॉली चैम्बलिस की ही बात करें तो उन्होंने कई रूप में कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अगर इसकी पूरी समालोचना को देखें तो इसमें स्पष्ट तौर पर है कॉम्ट जो है इस प्रकार प्रत्यक्षवाद को एक विज्ञान, धर्म व राजनीति के रूप में स्थापित करते हैं। किंतु प्रत्यक्षवाद को एक धर्म के रूप में स्वीकारने को कई वैज्ञानिक एवं उनके समर्थक ने उचित नहीं माना, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल भी सम्मिलित है, जो उनके सबसे उनके पहले उनके बहुत बड़े प्रशंसक, उनके एक शिष्य थे, लेकिन वो उससे जो है बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुए। उनको काफ़ी गहरा दुख हुआ जब कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की बातें करते, विज्ञान और वैज्ञानिकता की बात करते, उन्होंने प्रत्यक्षवाद को धर्म से जब जोड़ दिया तो वो काफ़ी लोग उससे नाराज़ हुए थे, काफ़ी लोग उससे खफा थे, खिन्न थे। और ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर रही। लेकिन वो कॉम्ट की अपनी एक विचारधारा थी, उनके जीवन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का फलस्वरूप उन्होंने ये चीज़ें की थी, इसलिए इसको इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है, अगर हम इसकी पूरी समालोचना करें तो कॉम्ट के बारे में लोग कहने भी लगे प्रत्यक्षवाद का जो जन्मदाता ही वही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। जैसे कि रॉलिन चैम्बलिस ने भी लिखा है कि यह विश्वास करना अत्यधिक सरल है कि वहाँ दो कॉम्ट थे, एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला वैज्ञानिक था और दूसरा एक सामान्य प्रतिबल वाला धार्मिक व्यक्ति था। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बात यही है कि प्रत्यक्षवाद जो है वो कॉम्ट जिस समय में लेकर आए थे, उसकी जो अवधारणा जो कॉम्ट लेके आए थे अध्ययन पद्धति के रूप में, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक पद्धति के चिंतन के रूप में उसका विकास जो कॉम्ट करना चाहते थे, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए थे। उन्होंने एक नया स्वरूप, एक नया रास्ता लोगों को दिखाया था और उसी रास्ते से पे आगे चलकर फिर धीरे धीरे लोग दूर तक पहुँचे। आज भले ही चाहे हम कितने ही बड़ी बातें कर रहे या कह दें कि वो कॉम्ट ने इस तरह से कर दिया, उस तरह से कर दिया, वो बिल्कुल गलत साबित या उसमें उन्होंने बिल्कुल अपने किए किराए पे पानी फेर दिया, लेकिन मेन बात क्या है, मुख्य बात है शुरुआत करना। शुरुआत कॉम्ट ने की, उसके बाद में तो उनके दिखाए रास्ते पर फिर कई लोग उसमें अमेंडमेंट करते गए, उसमें बदलाव करते गए, उसमें संशोधन करते गए और फिर आगे बढ़ते गए। तो इतना समझना बहुत
अनिवार्य है कि काउंट का प्रत्यक्षवाद जो था वो समाजशास्त्र को दिशा देने में, समाजशास्त्र को वैज्ञानिकता प्रदान करने में, उसके महत्वता को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता। यही काउंट का प्रत्यक्षवाद है। मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तथापि ऐसा हो सकता है कि आप इसको कई चीज़ों पर कंफ्यूज हो गए हों या कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाई हों, तो आपकी फीडबैक और आपकी प्रश्न है वो आमंत्रित है। आप मेरे व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न भेजें, मैं निश्चित तौर पर उनका यथोचित जो है उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।